सभी को नमस्कार। साथियों, आज का जो दिवस है वो 2 अक्टूबर 1959 का याद करने का दिन है, जिस दिन भारत के पंचायत राज स्थापना जहां मैं खड़ा हूं इस चबूतरे से हुई और उस पंचायत राज स्थापना के जो आयाम थे उनको हम पुनः याद और तरोताजा करके और जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों को लेते हुए हम इन बात पे आना चाह रहे हैं कि 1959 में नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिनके तहत ये व्यवस्था लागू की गई, 40वां भारत का संविधान का अनुच्छेद और उसमें एक मंशा जाहिर की गई और मंशा ये जाहिर की गई कि भारत के अंदर पंचायत और नगर पालिकाओं के संगठन की बात की जाए और उस संगठन के तहत हम उनको शक्तियां प्रदान करेंगे, उनको पावर देंगे। इस बात की मंशा 40वें संविधान संशोधन में हुई और उस 40वें संविधान संशोधन के बाद में कई रिपोर्ट्स आई और इन रिपोर्ट्स की सार आते आते 92 के अंदर 243 आर्टिकल के अंदर एक संशोधन किया गया और उसके अंदर 16 बातें जोड़ी गई। इसमें अहम बात यह थी कि हम ग्राम सभा को एक दर्जा देना चाह रहे थे, एम्पावर्ड करना चाह रहे थे और उस ग्राम सभा के बाद में हम लोग इस बात पे पहुंचे कि इस ग्राम सभा को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ में फाइनेंशियल पावर भी दिया जाए और उस फाइनेंशियल पावर के देने के तहत स्थिति ये हुई कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बने। 281 जो आर्टिकल है जिसके अंदर नेशनल का फाइनेंस कमीशन था, उसके तहत ये हुआ कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेंगे और उनको हम शक्तियां देंगे, पंचायतों को क्या अधिकार दिए जाए। अब पंचायतों के अधिकार की जहां बात आई तो हम इस बात पे पहुंचे, हमारा जो मिशन है वो मिशन किस दिशा के लिए है, ये मेन बात हम आज लेकर के उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। ये बातें आपके डॉक्यूमेंट में सारी मिली है। 243 आर्टिकल, 281 आर्टिकल, आर्टिकल 40, ये सारी बातें आपके पास में आ चुकी है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम इन आर्टिकल के मार्फत बेसिकली कहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के पीछे जो हमारी विचारधारा है, जो हम लोग जो इस बात पे लगे हुए हैं, वो है कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स को हम पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स इनटू पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स। पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स के मायने लोकसभा का जो आदमी होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, विधानसभा वाला भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, सरपंच और ये सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन ग्राम सभा एक ऐसी सभा होगी जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी और हमारा फोकस पॉइंट इस बात पर है कि इस ग्राम सभा को कैसे सशक्त करें। ये एक अहम बात थी हमारे साथ में कि हम ग्राम सभा को किस तरीके से सशक्त करें। अब इस नागौर की धरती से जो पौधा रोपा गया था उस पौधे को मैं ज्ञापन के मार्फत आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और मैं आई रिक्वेस्ट टू मेथ्यू सर to please come this platform and we are going to study this. कोई ऐसे जुड़े हैं जिनसे आवाज नहीं आने दे रहे।
मोबाइल यार रख देता हूँ ना। हाँ सर, गिरीश जी, नागौर की धरती से आपको हम 11:11:05 से सुनाने जा रहे हैं, और जो 5 मिनट का वो आपका था, वो लेट होने पे मैंने अपना एजेंडा पेश किया है। अब आपका नंबर आगे होगा। बाकी के सभी लोग माइक बंद करें जब आवाज आएगी। बाकी माइक। भारत में पंचायत राज की स्थापना के ऐतिहासिक चबूतरे से ये ज्ञापन किया जा रहा है, जो राजस्थान के नागौर में है, जहां पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज की नींव रखी थी। ज्ञापन इस प्रकार है। सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय भारत के समस्त राज्यों, विषय संविधान के अनुच्छेद 40, अग्रिम अनुच्छेद 243, संशोधित अनुच्छेद 281 एवं संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भाग 9 एवं शेड्यूल 11 के अनुपालना के संदर्भ में मान्यवर भारत के विकास का रास्ता गांव, खेत एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। गांधी जी ग्राम स्वराज की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 40 में विस्तृत है, जिसमें स्पष्ट है राज्य पंचायतों, नगर निगमों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां या अधिकार प्रदान करेगा इकाइयों को कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, परंतु आज तक अनुच्छेद 40 की अवधारणा नीति संबंध लागू नहीं हुई। उक्त अनुच्छेद 40 में समाहित भावना लोकतंत्र को स्वरूप में परिभाषित करती है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा सुनिश्चित हो। भारत का संविधान लोकतंत्र की 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, यथा केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत, नगर निगम। इसी को संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम गणराज्य की अवधारणा के रूप में उल्लेख किया गया है। ग्राम विकास की अवधारणा में संविधान के अनुच्छेद 281 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उक्त अनुच्छेद को 243 आई एंड वाई के द्वारा ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने जी माइक बंद करो आपका। संबंध स्थापित कर ग्राम पंचायतों और नगर निगमों को आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार दिया गया है, परंतु ग्राम स्तर पर वित्त आयोग को कोई भी पत्रावली नहीं पहुंचती, जिससे ग्राम सभा को वित्त की जानकारी के अभाव में ग्राम विकास की समुचित योजनाएं नहीं बन पाती है, जिससे ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों का हानि होता है। उपरोक्त तथ्यों को महामहिम के संज्ञान में रखकर निम्नवत नियत है कि अनुच्छेद 40 में समाहित भावना के अनुरूप संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रावधान और प्राधिकार राज्य सरकारों द्वारा अभी तक यथानुसार हस्तांतरित नहीं किया गया है, अतः समुचित कार्रवाई उचित है। संविधान को अनुच्छेद 243 संशोधित के अंतर्गत वित्त आयोग का संबंध सीधे ग्राम सभा से करके ग्राम गणराज्य की अवधारणा को समुचित बल प्रदान किया गया है। इसी क्रम में अनुच्छेद 243 के जरिए अनुच्छेद 281 को भी ग्राम सभा से जोड़ा गया है, जिसका भी समुचित संज्ञान सरकारों ने नहीं दिया है। इस विषय में भी महामहिम का समुचित संज्ञान व आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है। सादर प्रकृति धन्यवाद। प्रार्थी भारत गणराज्य के नागरिक दिनांक 2 अक्टूबर 2021। धन्यवाद। ये है उनकी चबूतरा, वहां से पूरे भारत में नागौर से पंचायत राज की नींव रखी गई थी। धन्यवाद।
मैं अब आपको सभी को उन यादों पे ले चलता हूँ जो नेहरू जी ने उस टाइम में। देखो राम प्रकाश जी का माइक बंद कराओ, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। माइक माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी। राम प्रसाद जी माइक बंद कर दीजिए आपका। मैं आपको ले रहा हूँ, ये यहाँ पे फोटोएं लगी हुई है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित लाल नेहरू देश में पंचायत राज की स्थापना की घोषणा करते हुए। दूसरा है 2 अक्टूबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू नागौर में किले में स्वागत भोज के दौरान भोजन करते हुए नागौर के आई छत्र किले में अवलोकन करते हुए नागौर पहुंचने के बाद में पंचायत राज का स्थल पर माल्यार्पण करते हुए नेहरू जी के बाद में पहुंचने पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहनलाल सुखाड़िया का स्वागत करते हुए। और ये है नागौर के देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल बच्चों को प्यार दुलार करते हुए नागौर में सांस्कृतिक संध्या के दौरान उपस्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान के मुख्यमंत्री सुखाड़िया और शहर के नागरिक। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान के मुख्यमंत्री हेलीपैड पर। फिर नागौर के हेलीपैड पर उतरने के बाद में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत नागौर के लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, जिला परिषद सदस्य रामनिवास मिर्धा व अन्य गणमान्य लोग। बाद में पंचायत राज की स्थापना के समय समारोह में भाषण देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और जीप में चलकर आम नागरिकों का अभिनंदन स्वागत करते हुए जवाहरलाल नेहरू। ये यहाँ की झांकियां थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ यूपी के वीरेश तरार जी के साथ में। वीरेश तरार जी, ओवर टू यू। हम आपको सुनेंगे यूपी की ग्राम सभा, आप हमें दिखाएं। वीरेश जी तरार। यूपी आउट हो गया क्या? हाँ सर, वीरेश जी आपके पास आवाज आ रही है मेरी? वीरेश जी आप जुड़े हुए हैं मेरे से? यूपी से वीरेश जी तरार, आप अपना दें, बात करें। हमारे साथ फ्रांस से फूल कुमार जी जुड़े हैं, हम स्वागत करते हैं फ्रांस से उनका भी। यूपी की ग्राम सभा से वीरेश जी आप ऑनलाइन हैं, आप जुड़िए। मैं आपको तो मैं फिर आपको ये नहीं जोड़ पा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो एमपी ले चलता हूँ रामनारायण जी चौधरी के पास में। रामनारायण जी, मुझे आप सुन रहे हैं? हेलो, हाँ सर। हाँ, कोई वीरेश जी को आज प्रॉब्लम आ रही है यूपी में, मेरे को लगता है उस गांव में नेट की प्रॉब्लम है, मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ आप एमपी का आप अपना प्रोग्राम लाइव कर दें। हाँ ठीक है सर। हाँ, आपके अपने जो है एमपी का लाइव कर दीजिए, और मैं यहाँ माइक पे साथ में आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, और आप जो है जुड़िए एमपी से। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आप ठीक दिख रहे हैं, आप एमपी से लाइव कर दीजिए। हाँ, आप आवाज आ रही मेरी? बढ़िया। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, आप चलिए। सभी को मेरा राम राम। मैं मध्य प्रदेश से राम नारायण चौधरी। आज हम जो है वो ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय राज्य मध्य प्रदेश, विषय संविधान के अनुच्छेद 40, अग्रिम अनुच्छेद 243, संशोधित अग्रिम अनुच्छेद 281 एवं संवैधानिक संशोधन 73/74 के अंतर्गत भाग 9 शेड्यूल 11 के अनुपालन के संदर्भ में मान्यवर भारत के विकास का रास्ता खेत एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा संविधान अनुच्छेद 40 में अद्भुत है, जिसमें स्पष्ट इंगित है कि राज्य
पंचायतें नगर निकाय का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। परंतु आज तक अनुच्छेद 40 की अवधारणा विधि सम्मत लागू नहीं हुई है। उक्त अनुच्छेद 40 में समाहित भावना लोकतंत्र को इस स्वरूप में परिभाषित करती है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा सुनिश्चित हो। भारत का संविधान लोकतंत्र की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है तथा केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत, नगर निकाय इसी को संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम गणराज्य की अवधारणा के रूप में उल्लेख किया गया है। ग्राम विकास की अवधारणा में संविधान के अनुच्छेद 281 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उक्त अनुच्छेद को अनुच्छेद 243 I के द्वारा ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए वित्त आयोग से सीधा संबंध स्थापित कर ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार दिया गया है। परंतु ग्राम स्तर तक वित्त आयोग के कोई भी पत्र और पत्रावली नहीं पहुंचती है, जिससे ग्राम सभा में वित्त की जानकारी के अभाव में ग्राम विकास की समुचित योजना नहीं बन पाती है, जिससे ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। उपरोक्त तथ्यों को महामहिम के संज्ञान में लाकर निम्नवत निवेदन है कि अनुच्छेद 40 में समाहित भावना के अनुरूप संविधान संशोधन 73 व 74 के अंतर्गत प्रावधानित शक्तियां और प्राधिकार राज्य सरकारों द्वारा अभी तक यथानुसार हस्तांतरित नहीं किया गया है, अतः समुचित कार्रवाई अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत वित्त आयोग का संबंध सीधे ग्राम सभा से करके ग्राम गणराज्य की अवधारणा को समुचित बल प्रदान किया गया है। इसी क्रम में अनुच्छेद 243 के जरिए अनुच्छेद 281 को भी ग्राम सभा में जोड़ा गया है, जिसका भी समुचित संज्ञान सरकारों ने लिया गया है। इस विषय पर महामहिम का समुचित संज्ञान व आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है। धन्यवाद। मैं राम नारायण चौधरी, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद MP से राम नारायण चौधरी। वीरेश जी सर, और मुझे सुन रहे हैं यूपी से? वीरेश जी, सर वीरेश से नहीं सुन रहे हैं? आपका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या बात है? क्यों आपको चलाना था वर्चुअल मीटिंग पूरी? वीरेश जी का माइक बंद है, वैसे फोटो दिख रहा है। हाँ तो वीरेश जी माइक खोलिए, आप अपना माइक खोलिए, मीटिंग आप ओवर करिए। हाँ हाँ बोलिए। मैं दूसरी आईडी पे हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं दूसरी आईडी से? हाँ नहीं, आप हनुमान राम जी दूसरी आईडी पे हूँ, मैं सुन पा रहे हैं आप? बोलिए वीरेश जी, बोलिए आप के उसको। हेडफोन है? हेडफोन तो है, वो तो आप हेडफोन लगा लीजिए, वरना ये इको साउंड आपकी आवाज को जानी लगेगी। ठीक है, इसमें लग जाएगी क्या हेडफोन? हाँ, इससे हेडफोन मेरे उसमें बैग में आप हेडफोन पे बोलेंगे तो ही दूसरों की आवाज आएगी, वरना इको में आएगी नहीं। ठीक है, का ये तो लगा ये ऐसे ही, तो इसी के लिए तो ये होगा। किसी साइड में पड़ा होगा कहीं, इधर होगा, ये रहेगा, निकाल से आप लॉगिन, इससे आप लॉगआउट, ये इससे आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। नहीं, इसको मैं कैमरा से यही शो कर रहा है कैमरे पे। इसको बंद कर दो आप, बिल्कुल इसको वॉल्यूम भी ऑफ कर दो, वॉल्यूम ऑफ कर दो, म्यूट कर दो। बोलो वीरेश जी, बहुत बढ़िया आवाज आ रही, बोलो आप।
सर आवाज नहीं आ रही है कुछ प्रोग्राम पर? हेलो। नहीं, अब जो मीटिंग का संचालन है वो वीरेश तरड़ साहब कर रहे हैं, हनुमान जी नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। मीटिंग चलो। हाँ हनुमान जी नहीं कर रहे, हनुमान जी यहाँ जो मीटिंग चल रही है ना उसमें चले गए। अच्छा वीरेश चाचा जी संचालित कर रहे हैं, कोई बात हाँ नहीं, ठीक है। हाँ तरड़ साहब चला रहे हैं, अभी वो कमांड वो कर रहे हैं सारा। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक। मामला था उसके अंदर वीरेश तरड़ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। एक तो पार्ट हो गया नो। आपको आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। ज्वाइन कर ले। हाँ अब आ रही। अब देखो उधर आवाज आ रही है। बोलो बोलो। है ना है ना। इसको बंद ही कर दो। नहीं वो तो हो जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, ये तो पकड़ लेगा।
मेरे सुनने से फायदा नहीं, सबके सुनने से फायदा है। मेरे इसकी आवाज सारी मीटिंग कर रही है। मेरी आवाज कैसे जाए इससे स्पीकर से ज्वाइन अरे वो बोल रहा है आवाज आ रही है आपकी, आप स्टार्ट करो एक बार बोल के बताओ। हाँ तर साहब, आप जब तक सेट हो तब तक फूल कुमार जी को टाइम दे दो। 243 की ग्राम सभा को इससे कोई जुड़ जाएगा आपके पास माइक्रोफोन है यहाँ पे लगा जब बाकी लोग बात करेंगे तो आप स्पीकर दोनों नहीं हो पाएंगे, उनको सामने आएगी जिस करने वाली
स्पीकर से हटा तो आप अपने हेडफोन आप लोगों को आप जब बोलेंगे तो हमें सब कुछ नहीं दे जाएगा। हनुमानारायण जी लो, जब तक इनका हो रहा है मैं बोल रहा हूँ। जी जी सर, बोलिए बोलिए, तो अच्छा नहीं लग रहा है अब चुपचाप, यदि ग्रुप है तो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा लगेगा कुछ ना कुछ चलते रहेगा। बोलो आप। मैं ज्ञापन को बोल देता हूँ। मेरी तरफ से ज्ञापन जा रहा है। बोल। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान राज्य, संविधान के अनुच्छेद 40 अग्रिम अनुच्छेद 243 संशोधित, अग्रिम अनुच्छेद 281 एवं संवैधानिक संशोधन 73/74 के अंतर्गत भाग 9 एवं शेड्यूल 11 के अनुपालना के संदर्भ में भारत के विकास का रास्ता गांव एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 40 में उद्धृत है। इसमें स्पष्ट इंगित होता है कि राज्य ग्राम पंचायतें नगर के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। उनकी ऐसी शक्तियां और प्रावधान करेगा जो उन्हें स्वायत्त की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। परंतु अब तक, आज तक अनुच्छेद 40 की अवधारणा विधि सम्मत लागू नहीं हुई है। उक्त अनुच्छेद 40 में समाहित भावना लोकतंत्र को इस स्वरूप में परिभाषित करती है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा सुनिश्चित हो। भारत का संविधान लोकतंत्र की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। यह केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत, नगर निकाय, इसी को संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम गणराज्य की अवधारणा के रूप में उल्लेखित किया है। ग्राम विकास की अवधारणा में संविधान के अनुच्छेद 281 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उक्त अनुच्छेद को अनुच्छेद 243 1 के द्वारा ग्राम स्वराज के सपने को पूर्ण करने के लिए वित्त आयोग से सीधा संबंध स्थापित कर ग्राम पंचायतों, नगर निकायों को आर्थिक सशक्तिकरण के अधिकार दिया गया है। परंतु ग्राम स्तर पर वित्त आयोग के कोई भी पत्र या पत्रावली नहीं पहुंचती है, जिससे ग्राम सभा में वित्त की जानकारी के अभाव में ग्राम विकास की समुचित योजनाएं नहीं बन पाती, जिससे ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। उपयुक्त तथ्यों की महामहिम को संज्ञान में लाकर निम्नवत निवेदन है कि अनुच्छेद 40 में समाहित भावना के अनुरूप संविधान संशोधन 73 व 74 के अंतर्गत प्रावधानित शक्तियां, अधिकार राज्य सरकारों द्वारा अभी तक यथानुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। अतः समुचित कार्रवाई अपेक्षित है।
संविधान के अनुच्छेद 243 संशोधित के अंतर्गत वित्त आयोग का संबंध सीधे ग्राम सभा से करके ग्राम गणराज्य की अवधारणा को समुचित बल प्रदान किया गया है। इसी क्रम में 243 के जरिए अनुच्छेद 281 को भी ग्राम सभा से जोड़ा गया है, जिसका भी समुचित संज्ञान सरकारों ने नहीं लिया है। इस विषय पर भी महामहिम का समुचित संज्ञान व आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है। सादर प्रार्थी भारत राज्य के नागरिक, गणराज्य के नागरिक। राम राम साहब। हनुमान राम जी, अब आप बात मुझे सुन रहे होंगे। आप बताएं, हनुमान राम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाल सिंह जी। हाँ चाचा जी, हनुमान जी शायद लेफ्ट हो गए, कोई बढ़िया बोल रहे हैं आप, बोलो। अच्छा ये जी बोलो, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी तरफ से। थोड़ा मेरे यहाँ डिस्टर्ब था, जो टेक्नोलॉजी हमने अडोप्ट की थी वो टेक्नोलॉजी हमें आज साथ नहीं दे पाई, तो इसलिए डिस्टर्ब रहा पूरा मामला। अब मैं आपको बता दूं कि मैं छपरौली की ऐतिहासिक धरती पर हूँ। उत्तर प्रदेश का ये छपरौली ब्लॉक है, और क्यों ये महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, ये मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। पहले तो मैं स्वागत करूँगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उन सब का मैं उत्तर प्रदेश की ओर से स्वागत करता हूँ। और जो जिस तरीके से विधिवत एक कार्यक्रम बना था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, और डिस्टर्ब होने से अब इस कार्यक्रम को हम दूसरे रूप में लेके चल रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश में छपरौली की ऐतिहासिक धरती से हूँ, और ये छपरौली का नाम चौधरी चरण सिंह जी के साथ, और चौधरी चरण सिंह जी का नाम इस छपरौली के साथ जुड़ा हुआ है। हम सबको ये जानना होगा कि पंचायत राज की जो अवधारणा, जिसके लिए सारा कार्यक्रम आज हमने चलाया हुआ है, ये अवधारणा कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से जुड़ी थी, उनके ग्राम स्वराज के सिद्धांत से जुड़ी थी। और हमें ये कहते हुए फख्र होता है, गर्व होता है आज छपरौली की भूमि से, कि गांधी जी के उस सपने को, जो ग्राम स्वराज का सपना था, जो उन्होंने गांव के जो स्वायत्तता के साथ जीना चाहा था, जो लोकतंत्र की एक परिभाषा उन्होंने दी थी, कि गांधी जी ने कि अगर हमें देश को समृद्ध करना है तो हमें जो इसकी फंडामेंटल इकाई है गांव, उसको सब तरह से सर्वथा रूप से मजबूत करना होगा। और हमें ये भी एक फख्र होता है ये जान करके कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो विधिवत कोई न तो हमारा कोई संविधान था और न पंचायत राज जैसी कोई व्यवस्था थी। यानी जो एक हम फेडरल सिस्टम की बात, जिस फेडरल सिस्टम में लोकतंत्र में भारत इस समय अपना संचालन कर रहा है, उस फेडरल सिस्टम की पूर्ण अवधारणा केवल पंचायत राज के साथ होती है। और उस पंचायत राज का जो सर्वप्रथम संज्ञान लिया गया था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया, जिसमें चौधरी चरण सिंह कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। और उसी का संज्ञान लेकर के पहली बार जो संविधान बना पंचायत राज का, वो उत्तर प्रदेश के लिए बना। आज जो संविधान कॉपी हो रहा है पूरा का पूरा, वो उत्तर प्रदेश के संविधान से सारा जो उद्धृत है पूरा का पूरा, और वहीं से वो चला हुआ है। हमें ये भी जानना होगा कि संविधान में जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यवस्था पंचायत राज के लिए नहीं की गई थी। अलबत्ता जब बाद में चौधरी चरण सिंह जी ने CWC की मीटिंग में बार बार ये मुद्दा उठाया तो नेहरू जी इस बात के लिए आबद्ध हुए कि पंचायत राज की व्यवस्था करनी चाहिए। तब एक बनवंतराय मेहता कमेटी 1959 में गठित की गई, 1959 के प्रारंभ में, और उसकी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम 1959 में पंचायत राज की व्यवस्था विधिवत लागू की गई। आज जो हनुमान राम जी मौजूद हैं नागौर, राजस्थान के नागौर में, वहाँ चबूतरा है पुलिस लाइन में, उसी चबूतरे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित
जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार पंचायत राज का उद्घाटन किया था और इस प्रकार पंचायत राज की एक अवधारणा लागू हुई थी देश में। और तब से उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी, यानी संपूर्ण व्यवस्था जो पंचायत राज की त्रिस्तरीय हम देखते हैं वो LM सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई। और जो नरसिम्हा राव की सरकार 1992 में आई, मनमोहन सिंह जी जिसमें वित्त मंत्री थे, तब कहीं जाकर के हमारी संविधान की व्यवस्था पूर्ण रूपेण हो पाई है, जिसमें 73वां और 74वां संशोधन हमें दिखता है होने को। 73वें संशोधन में ग्राम सभाओं का स्वरूप जो है वो हम देखते हैं कि ग्राम सभाओं को जो शक्ति संपन्न किया गया है और ग्राम सभाओं के गठन की व्यवस्था की गई है 3 स्तर पर, जिसमें पहला स्तर ग्राम सभा का होता है, दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का और तीसरा स्तर हमारा जिला पंचायत का होता है। हम यहाँ अलग अलग स्तर पर पंचायत सरकारों का गठन देखते हैं, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आ पाया। इसी कारण से आज ये कार्यक्रम हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं कि जो 29 विषय हमारे 243 के अंतर्गत दिए गए हैं, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत और 11वीं सूची में जो दिया गया है वो विधिवत आवंटित नहीं किए गए हैं, वो अधिकार नहीं मिले हैं। हमारे साथ इस मीटिंग में मैं देख रहा हूँ धर्मपाल सिंह जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं इन अधिकारों के लिए। रामवीर सिंह जी श्रेष्ठ भी हमारे साथ कहीं न कहीं आज जरूर जुड़े होंगे इस कार्यक्रम में, वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं इन अधिकारों के लिए। और त्यागी जी हमारे यहाँ हैं, वो भी जो जिला अध्यक्ष हैं मेरठ के हमारे, वो भी साथ बागपत के हैं, वो बागपत में हैं, वो बागपत में देख रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग जनपदों में उत्तर प्रदेश के, यानी मैं कहूँगा कि आज भी ये लड़ाई सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान के बारे में भी हनुमान राम जी ने मुझे बताया था कि वहाँ भी लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये कितना जरूरी है ये हम इस बात में देखते हैं कि आज जो कृषि और कृषि प्रसार का विषय है या कृषि व्यापार का विषय है, ये ग्राम सभा की सूची में आता है। ग्राम सभा का प्राथमिक अधिकार है कृषि और कृषि प्रसार, लेकिन किस तरीके से केंद्र सरकार ने इसको अपने अधीन लेकर के 3 कानून बना करके जिस तरीके से किया है वो एक कम से कम संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं है। ये ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार जो चीजें होनी चाहिए थी वो केंद्र सरकार की मर्जी से हो रही हैं और आगे भी व्यवस्था हम इसी तरह की होती देखते हैं कि ये सभी 29 विषय आज सने करके केंद्र सरकार को जा रहे हैं और केंद्र सरकार की मर्जी से ही सारे काम, चाहे वो बाल पुष्टाहार का इस समय एक नया कानून अभी आया है, इसमें बाल पुष्टाहार जो कि ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती थी वो भी आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में चला गया है। और अन्य 29 विषय भी उत्तर प्रदेश में ये विषय 30 हो जाते हैं, जबकि बाकी राज्यों में 29 विषय हैं। और इसी के अंतर्गत महिलाओं को जो एक रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो भी इसी के अंतर्गत की गई है, लेकिन उन सब का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसकी बात बार बार हनुमान राम जी करते हैं और दूसरे लोग करते आ रहे हैं, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कोई स्वरूप इसमें तब नहीं रह जाता है जब प्रस्ताव केंद्र सरकार की मर्जी से बनते हैं, न कि ग्राम सभा की मर्जी से। आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो हमने मेमोरेंडम तैयार किया है बाकी जगह से पढ़ा गया है, मेरे यहाँ से पढ़ा नहीं गया है और मैं उसकी ज़रूरत में नहीं समझता हूँ, क्योंकि सभी लोग इसको देख चुके हैं मेमोरेंडम को। इस मेमोरेंडम के साथ व्यवस्था ये दी गई है कि हम चाहते हैं कि अब से लेकर के आज 2 अक्टूबर का दिन क्यों महत्वपूर्ण है उस विषय को पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको बीच में छोड़ दिया था। विषय जो नागौर के बारे में मैंने चर्चा की है, नागौर का चबूतरा, वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली जो घोषणा की थी पंचायत राज की, वो दिन 2 अक्टूबर का ही दिन था, इसलिए हमने आज 2 अक्टूबर का दिन चुना है पंचायत राज की व्यवस्था के लिए जो भारतवर्ष में लागू हुई थी विधिवत। तो आज 2 अक्टूबर से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं कि ये जो मेमोरेंडम हमने तैयार किया है इस पर कम से कम, चूंकि 2.5 लाख ग्राम सभा भारतवर्ष में है, उनमें से हम प्रयास करेंगे कि 1 से 1.25 लाख तक की हम ग्राम प्रधानों से हस्ताक्षर इस ज्ञापन पर करा करके और वो हम पहले राष्ट्रपति को, इसके बाद अगर नहीं कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि ये हम पहले प्रेजेंटेशन इसकी दी जाए, इसके बाद लीगल नोटिस हो और उसके बाद विधिवत चाहे हमें केस भी करना पड़े, लेकिन ये विषय हम पंचायत राज को दिलाएंगे। ये संकल्प लेकर के हमने ये अभियान यहाँ से शुरू किया है। मेरा जो भी ग्राम प्रधान
चाहे मेरे सामने बैठे हुए ग्राम प्रधान हैं यहाँ मेरे उत्तर प्रदेश से और छपरौली ब्लॉक से और जनपद मेरठ से, या तो के दूसरे राज्यों के जो प्रधान मुझे सुन पा रहे हैं, उनके लिए केवल ये है कि हम एक पोर्टल पर इस मेमोरेंडम को लेकर के आएंगे, उसकी आपको एक हम लिंक देंगे, उस लिंक पे जा करके आपको डाउनलोड करना है और सिग्नेचर करके इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको उसके द्वारा भेज देनी है, ताकि इसको बकायदा सुप्रीम कोर्ट में और जहां भी ये ले जाना आवश्यक होगा हम इसके साथ जा सके और इस मुहिम को, जो मुहिम हमने शुरू की है, इस मुहिम को पूरा कर सके। ये उद्देश्य हम लेकर के चले हैं। मैं अभी आपको बताना चाहूँ, मेरे साथ में मेरे छपरौली ब्लॉक के प्रधान मौजूद हैं और मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको बैक कैमरा से, आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने मनीष भारती जी हैं, कोने पर महाराज सिंह भारती हमारे मेरठ के हैं, उनके पौत्र हैं और ये इनका ग्राम समाज के लिए महती संघर्ष रहा है शुरुआत से लेकर के। ये मनीष भारती जी को आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरे पर। इसके बाद धर्मपाल सिंह जी हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में, सर बता दीजिए। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के ये हैं, ये भी पिछले कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ अपने सामने, मैं कर्नल जयवीर सिंह हूँ। पिछले 6 वर्ष से योगेंद्र यादव जी के साथ में जो हमारा एक संगठन है किसानों का, जय किसान आंदोलन, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। जय किसान आंदोलन के हैं और जो गांव के लिए ही, गांव के विषय को लेकर के ये भी संघर्ष करते हैं, योगेंद्र यादव जी के साथ हैं और कर्नल जयवीर सिंह है, इनका भी संघर्ष बहुत रहा है। इसके बाद क्रम से ग्राम प्रधान मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इसमें ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पर, ये सभी ग्राम प्रधान छपरौली ब्लॉक के हैं। इनमें अलग अलग सदस्य हैं, जो बीडीसी सदस्य और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं आए हुए, आप देख पा रहे हैं, सभी को मैं दिखा पा रहा हूँ। और ये जो मेमोरेंडम आपके सामने आज रखा गया है, इस मेमोरेंडम को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को कि इस मेमोरेंडम को हम नेट के जरिए आप सबको प्रेषित करेंगे, ग्राम प्रधानों को, और अधिक से अधिक संख्या में धर्मपाल सिंह जी उत्तर प्रदेश से हमारी मदद इसमें करेंगे और दूसरे राज्यों से भी इसी तरीके से राम नारायण जी और हमारे अरविंद चौधरी जी जुड़े होंगे राजस्थान से, वो भी सब लोग होंगे इसमें। अभी ग्राम प्रधानों का मेरे पास आना जो है जारी है, अभी आ रहे हैं ग्राम प्रधान मेरे जो इसमें कार्यक्रम में है शामिल होने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि एक बार अगर उधर से कोई बोलना चाहता है तो वो संबोधन अपना दे सकता है। मेरी तरफ से अभी फिलहाल के लिए संबोधन पूरा हो चुका है। आप दोबारा मुझे मौका देंगे तो मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। लाल सिंह जी, यू हैव टू प्रोसीड इफ हनुमान राम जी। लाल सिंह जी कैरी ऑन प्लीज। हनुमान राम जी कहीं, लाल सिंह जी यू हैव टू कैरी ऑन। प्रोग्राम में बताएं, फिर मैं बोलूं। देखिए, में संविधान संशोधन की भावना ये थी कि जिले में ग्रामीण विकास के लिए एक जिला सरकार हो। जिला परिषद को ग्रामीण विकास से संबंधित एसोसिएटेड सारे सब्जेक्ट जो 29 थे वो शेड्यूल 11 में डाल के देने की मंशा दिखाई गई। जिला सरकार या जिला परिषद सरकार स्व सरकार की तरह काम करे, इसके लिए बहुत जरूरी था कि ये सब्जेक्ट विद रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं विद पावर जिला परिषदों को हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए थे।
73वें संविधान संशोधन में लिखा है कि राज्य सरकारें ये काम करेंगी। लेकिन जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, ये 96 में के पहले ये बातें हो रही थी। आज तक किसी ने कोई एक छोटा नोटिफिकेशन निकाल के 2-4 विभाग दे दिए, फिर वो वापस ले लिए। किसी ने भी, कोई सरकार ने इन सब्जेक्ट को जिला सरकारों को, जिला परिषदों को नहीं सौंपा। और इसलिए आप देखिए विडंबना कि जिले में जो जिला अध्यक्ष है या पंचायत समिति में जो समिति का प्रधान है, आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ये दोनों ही पद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर भरे जाने लगे, जब इनका चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए था। ये पूरे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अंतर्गत होना चाहिए था। 74 अमेंडमेंट में भी यही हुआ। नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, मेयर, चेयरमैन, सबके चुनाव रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करने लगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त है। आप देखिए, कोई भी नगर पालिका का चेयरमैन मेंबरों को बिठा लेता है और बन जाता है। कोई भी नगर परिषद का मेयर मेंबरों को खरीद लेता है और बन जाता है। इसी तरह से जिला प्रमुख का प्रधान, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख का प्रधान का, जिसे हमारे यहाँ पंचायत समिति प्रधान कहते हैं, और चेयरमैन और मेयर, इन सब के चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए, जिससे कि उस पर दबाव रहे। वो जो सदस्य हैं, एक बार बिक के उसके बाद काम की तो कहते ही नहीं है। ना तो चेयरमैन काम करना चाहता, क्योंकि उसने तो एक बार में हो लिया जो को ना करना था उसे। ना जिला परिषद में कोई काम करते, क्योंकि वो भी बिक चुके हैं। तो फिर जिला अध्यक्ष जो करे, ऐसे ही मेयर करता है। तो इस सब की ये जो स्टडी हुई, ये पता चला कि ये क्या हो रहा है। ये मखौल हो रहा है ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के साथ। इसको सही तरीके से, सही हवाले से इसको लागू करने के लिए, जिससे कि रिप्रेजेंटेटिव की जगह पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, हकीकत में किसानों का समस्या हल हो, हकीकत में किसानों के काम हो, हकीकत में ग्रामीण विकास हो सके। ये करने के लिए ताकत की जरूरत है और जिम्मेदारी की भी जरूरत है। ये दोनों ही डिस्टर्ब कर रखी हैं। तो मेरा निवेदन है भाइयों कि इसको अपना उद्देश्य बना करके, जो चीज संविधान ने हमको दे दी, संविधान संशोधन भी कर दिया, 11th शेड्यूल में डाल भी दिया, लेकिन आज तक हाथ नहीं आया। शायद मुझे लग रहा है 21 साल तो ये, 7 वो 28 साल से ज्यादा हो गई। 28-29 साल पहले ये अमेंडमेंट हुए होंगे, 30 साल पहले। तो मेरा आप लोगों से भाइयों सबसे निवेदन है कि इस पर जरा ध्यान दें और अपने ग्रामीण समाज को उत्थान की ओर ले जाएं। थैंक यू। रामनारायण जी राजस्थान से, सॉरी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से रामनारायण जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने विचार इस पर रखें, क्या इसमें हो सकता है, और क्या इस बीच में जो शुरुआत हमने इसकी करी थी तब से अब तक जो उनको आदिवासी क्षेत्र उनका है, तो वहाँ क्या महसूस किया जा रहा है, किस तरह की चीज़ है। शॉर्ट में आप 2 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। रामनारायण जी। रामनारायण जी शायद है नहीं। हरलाल जी इसमें है, अगर मुझे सुन पा रहे हैं हरलाल जी, तो आप अपने विचार संक्षेप में देने का प्रयास करें। 2 मिनट में अपनी बात आप रखें। हरलाल जी। हाँ सर, नमस्कार सभी को, राम राम। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो,
आवाज आ रही है लाल जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ सर, सर नमस्कार, सभी को मेरी राम राम। ये इसमें अपने जो 29 पॉइंट है पंचायत के जो अधिकार के, उसका टाइम बाउंड मेरे हिसाब से टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए सर, कि हर स्टेट में अपन जागृति करके और इसका एक तैयार, जो जैसे वीरेश जी ने बताया था कि हमने तैयार कर लिया, भाई हस्ताक्षर करा के देंगे, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह जैसे एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं तो अपने को ये मुद्दा हर जगह उठाना पड़ेगा, ताकि ये पार्टियां मैनिफेस्टो में लेकर ये चीज लागू करे। और यूं तो इनका काम चल रहा है, वोट भी मिल रहा है, सब हो रहा है, तो ये क्यों करेंगे? तो ये बहुत जरूरी है, ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जब तक ये मुद्दे धरातल पे नहीं आएंगे, ये अधिकार नहीं मिलेंगे पंचायतों को, पंचायत का कोई मतलब नहीं है। क्या आ रही है, क्या डिस्टर्ब है क्या? चलो ठीक है सर, आगे दोगे। हाँ जी, नेट कम होगा। लाल जी आप बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही है, कुछ वहाँ गड़बड़ होगी ना बीच में। देखियो बंद होगी आवाज। मैं लाल सिंह बोल रहा हूँ सीकर से। असल में हरलाल जी बोल रहे थे, ये बिश्नोई साहब बोल रहे थे, वहां से एक्सीएन साहब हैं नागौर। हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलो आप। हाँ मैं बोलता हूँ सर। नमस्कार सर। अभी ये जो 29 विषयों वाला मामला है, इसमें संशोधन हुआ था संविधान में और उसके बाद में उनको प्रेशराइज किया गया था गवर्नमेंट्स को। तो इन्होंने एक बार तो सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को जिला परिषद से जोड़ने की भी कोशिश की थी। 5-6 महकमे जो हैं उनको तथाकथित रूप से इन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया था, लेकिन मन इनका पवित्र नहीं हो पाया है। इस सारी कहानी में कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत तकड़ी कमी है, और इस राजनीतिक इच्छा शक्ति को तभी अपन बना सकते हैं जब इसमें जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके चुनाव जब हों, तब इस बात को मुद्दा बनाया जाए और मुद्दा बना करके ये हामी कराई जाए। क्योंकि जब तक राज चाहेगा नहीं, तब तक ये बहाने इनके पास 1000 तरह के होते हैं और ये करते रहते हैं। इसके बहाने से मुझे ऐसा ध्यान है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओज की हर जिला परिषद के लिए एक पोस्ट बना ली इन्होंने। दूसरे महकमों के में वो मछली विभाग के एक हमारे एएन साहब हुआ करते थे, मैं जिला परिषद में था, तो सभी जगह रहे होंगे। तो फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो दफ्तर था उस पे लिख दिया डिप्टी डायरेक्टर जिला परिषद, जो भी जिला नागौर था या जोधपुर था या जो भी था। तो ये कार्रवाई तो करी है, ये कहीं न कहीं बहुत तगड़ा प्रेशर, और जो अपने आका हैं जिनसे इनको फंडिंग मिलता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उनको दिखाने के लिए प्रयास किया था तथाकथित रूप से, लेकिन इसको मन से कुछ नहीं जोड़ा, क्योंकि मैं बहुत अंदर तक रह के इसमें काम करके आया हूँ। सच्चाई ये है कि ये दिखाना चाहते थे 100% और करना चाहते थे 0%। इस बीच में 5-10% कुछ हुआ भी तो कम से कम ये चर्चा ही चले कि भाई ये तब होना है, और इसमें संविधान संशोधन, और संविधान सबसे बड़ी संस्था है, और ये राज्य सरकार को अल्टीमेटली आज नहीं तो कल, जैसा अभी बता रहे थे और मुझे जानकारी भी है कि ये संविधान की उस एक सूची में जोड़ा हुआ है जिसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति इसकी नहीं बढ़ेगी तब तक ये होना संभव नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए आने वाले चुनाव में जो लेजिस्लेचर्स के चुनाव होते हैं, चाहे एमपी के हों चाहे एमएलए के हों, उस समय ये मुद्दे रहें और इन मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाए और उसमें हाँ या हामी भरवाई जाए सबसे। ये जागरूकता के जरिए ही संभव होगा, और ये जागरूकता जन जन तक पहुंचाने का जो अपन ने कार्यक्रम कर रखा है, इसको और किसी भी तरह से, सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है, अपने पास और मीडिया अभी कम है, अपने पास जो है सोशल मीडिया के अलावा कोई सहारा नहीं है। सोशल मीडिया को जितना मजबूती से अपन उठा सकते हैं, जितना तकड़े तरीके से उठा सकते हैं, जन जन को जोड़ सकते हैं, सोशल मीडिया जैसी शक्ति को जोड़ें, और आइंदा चुनाव जब भी जहां जिस स्टेट में आए तब तो है ही, उससे पहले इसको जागरूकता फैला करके 1, 2, 3, 4 इस तरह से स्टेट वाइज इसको लागू कर पाएंगे तब इस होगा, नहीं तो ये करने नहीं देंगे। क्योंकि जो राजनीतिज्ञ हैं या जिला परिषद का वास्तविक पावर्स है, जो सीईओ और कलेक्टर जो बने हुए हैं आज के दिन, वो कतई नहीं चाहते, या वहां का एमएलए कतई नहीं चाहता, मिनिस्टर कतई नहीं चाहता, चीफ मिनिस्टर कतई नहीं चाहता कि ये पावर जिला परिषदों को और जिला परिषदों के जरिए ग्रामीणों को और फिर ग्राम सभा को और वो पावर आ जाए, सारे के सारे पैसे उनके पास चले जाएं।
क्योंकि पैसा ही असली पावर है और पैसा नहीं रहेगा तो ये राजनीति करेंगे ही क्यों। इस तरह की सोच है इनकी बनी हुई और इस सोच को तोड़ने के लिए गांधी जी तो दोबारा आने से रहे, चौधरी चरण सिंह जी तो दोबारा आए नहीं, कुंभाराम आर्य तो दोबारा आएंगे नहीं, सर छोटू राम जी तो दोबारा आएंगे नहीं। अब जने जने को सर छोटू राम और कुंभाराम आर्य, चौधरी चरण सिंह जी और गांधी जी बनना पड़ेगा, तभी तो कुछ संभव है। इसके लिए बहुत विस्तृत कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। अपना प्रयास तो एक है लेकिन ये प्रयास थोड़ा कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे वीरेश तरार साहब, बहुत सारे लाल सिंह जी, बहुत सारे हनुमान राम जी, बहुत सारे अपने एक्सियन साहब और बहुत सारे जो है ना रामनारायण जी इसमें होंगे तब जाके पार पड़ेगी। तो मुंडेल साहब और मैं जब नाम तो सिर्फ समय के लिए ले रहा हूं, बाकी ये बहुत जरूरत है कि इसको जन जन तक पहुंचा दो और पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से बाध्य हो जाएंगी सरकारें, बाध्य हो जाएंगे पॉलिटिशियंस। ये लोग बेईमान हैं और बेईमान अपने पैसे के अलावा दूसरी बात को सोचता ही नहीं है, न सोचता है कभी, न सोचा इनको बाध्य किया जाता, वही काम होते हैं। प्रेशराइज करो, प्रेशर ग्रुप बनाओ, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है अपना, यूनाइटेड प्रेशर ग्रुप। इसका नाम आपको किसान पंचायत रखो, चाहे वो अपना ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, इन्होंने शानदार सा रखा हुआ है। इसी के जरिए अपन आगे बढ़े और इसको करें। धन्यवाद राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हरलाल जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अवगत कराएं, अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि क्या अधिकार दिए गए हैं, 73वां संशोधन क्या है, 74वां संशोधन क्या है। मुझे आश्चर्य होता है कि राजनीतिक लोग, मेरा संपर्क जिनसे हुआ है बहुत सारे, 99% आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट के है क्या 73वां संशोधन क्या है, 74वां क्या है, उसमें अधिकार उसके अंतर्गत क्या दिए गए हैं, क्या होने चाहिए, इस बात की जानकारी नहीं है। मैं जिस विद्यालय से ये कार्यक्रम जारी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा इस बारे में आपके सामने कि ये एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो नवोदय विद्यालय के ग्रुप, वो एक ग्रुप था नवोदय विद्यालय का। तो ये चाहते तो ये भी कोई IAS IPS की कोई ज्वाइन करते और कार्यक्रम अपना आगे बढ़ाते, लेकिन उनको लगा कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी विधि हो कि गांव के बच्चे आगे बढ़ें, उनको उच्च स्तर की शिक्षा मिले। तो ये जो स्कूल, जिस स्कूल में मैं बैठा हूँ, ये ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल के नाम से है और ये 3-4 लड़के ये हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे, एक साथ सहपाठी थे, वहीं से इन्होंने अपनी प्लान करी और ये यहाँ जो शिक्षा जिस स्तर की दे रहे हैं वो अपने आप में सरप्राइजिंग है। मैं पिछले साल जब कोरोना चल रहा था तो मुझे यहाँ 15-20 दिन शरण लेने का मौका मिला। इनकी विधि मैंने देखी तो आपको ताज्जुब होगा कि जब तमाम विद्यालय बंद थे तब इन बच्चों ने, इन लड़कों ने, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, विद्यालय अपनी तरफ से, विद्यालय की तरफ से फ्री लैपटॉप अपने स्टूडेंट्स को दिए और नॉन जो इनके स्टूडेंट्स थे उनको भी दिए और ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम चला के इन्होंने आगे बढ़ाया। तो मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ इस बात का यहाँ कि आज जरूरत इस तरह के स्टूडेंट्स की है, इस तरह के युवाओं की है कि जो इन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़े निस्वार्थ रूप से। जनरली राजनीति में जो लोग जाते हैं वो स्वार्थ को लेकर जाते हैं, अपने उद्देश्यों को लेकर जाते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सेवा भाव से, जैसे महात्मा गांधी अपना एक वकालत छोड़ करके अच्छी भरी पूरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के बहुत सारे नाम मैं लेना चाहूं तो वो लोग आए, अपने जमे जमाए कारोबार छोड़ के, वकालत छोड़ के। आज भी उन युवाओं की, उन व्यक्तियों की, उन प्रतिभाओं की जरूरत है जो केवल सेवा भाव से आगे आए, आगे बढ़े, अध्ययन करें, जानकारी लें संविधान की। संविधान के बारे में हम लोग बिल्कुल एकदम इग्नोरेंट हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान की छोटी सी एक किताब आती है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, उसको हम पढ़ें, देखें भाई क्या हो रहा है देश में, होना क्या चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको पंचायत राज को सिरे से पढ़ना चाहिए। क्या है पंचायत राज वास्तव में, इसको जानने की बहुत जरूरत है। पंचायत राज विकास की बुनियादी आधार है। गांव, अगर गांव का विकास नहीं होगा, चौधरी चरण सिंह के इस नारे को हम प्रवाह में बोलते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन ये सच्चाई है अपने आप में, क्योंकि भारतवर्ष गांव का देश है, यहाँ तमाम संसाधन गांव में मौजूद हैं और संविधान का ये जो संशोधन है ये अधिकार देता है कि गांव में मौजूद प्रत्येक संसाधन पर पहला अधिकार उस गांव के नागरिकों का है। किसी भी शहर में जो संसाधन मौजूद हैं उस पर पहला अधिकार उस शहर के नागरिकों का है। राज्य सरकार और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बाद में आती है, पहले
गांव सरकार का और जो शहर सरकार है उसका अधिकार होता है, यानी म्यूनिसिपल बोर्ड का और ग्राम सभा का। ये खुल्लम खुल्ला संविधान बोलता है। 73वां संशोधन स्पष्ट तौर पे कहता है, आप अध्ययन करिए, पढ़िए इस चीज को, अगर आप पढ़ना जानते हैं। छोटी सी किताब आती है, बहुत बड़ा नहीं है, आप गूगल पे भी डाउनलोड करेंगे कि 73rd अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इस करके आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने पूरा आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरत अध्ययन की है और एक दूसरे को बताने की है। अगर हम ये बता पाए और ये जान पाए कि ग्राम सभा के अधिकार क्या हैं, तो कोई ताकत आपको ये अधिकार लेने से नहीं रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेजेंटेशन जाएगा, मेरी वकीलों से बात हो चुकी है, धर्मपाल सिंह जी, उन लोगों का ये कहना है कि आप एक बार आइए लेकर के मेमोरेंडम विधिवत हो क्या रहा है, जो एक्चुअल स्टेटस है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस अलग होता है और जो यानी मौके पे स्टेटस होता है वो अलग होता है। वो स्टेटस रिपोर्ट मांग रहे हैं, जैसे ही पहुंचती है वो कह रहे हैं पहले हम प्रेजेंटेशन देंगे, पूछेंगे जो प्रमुख सचिव हैं राज्य के, उनसे पूछेंगे भाई इसमें क्या हुआ, नोटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद सीधा हम उनको नोटिस जारी करेंगे क्यों नहीं हुआ, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सीधा आदेश जारी करेगा कि आप इनको तुरंत लागू कीजिए, क्योंकि संविधान को ये बदल नहीं सकते। जिस तरीके से संविधान में संशोधन हुआ है उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है कि आप 9वें अध्याय को खत्म कर सके, या वो उसमें हेरा फेरी तो कर सकते हैं जैसे कि हो रही है, लेकिन उसको आमूलचूल खत्म कर दें, आपके अधिकार ले जाए, ये संभव नहीं है। तो इसलिए आज की इस मीटिंग बुलाने का मेरा मकसद केवल ये था कि चूंकि चौधरी चरण सिंह की भूमि मैं पहले बता चुका हूँ, और इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने पंचायत राज के लिए अकेले चने ने भाड़ फोड़ा है। जितना आज आप पंचायत राज को देखते हैं, ये अकेले चौधरी चरण सिंह जी की देन हमें है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, अगर आप देखते हैं जाकर के पूरी चीज़ों को, भले ही वो चीज़ें प्रचारित आपके सामने नहीं की जाती है, लेकिन मैंने जाके एक एक चीज़ को पढ़ा है, देखा है और जाना है कि वास्तव में जो हमारे सामने प्रारूप है, बलवंत राय मेहता कमेटी केवल उनके दबाव से गठित हुई थी। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1978 में चौधरी चरण सिंह के प्रयासों से बनी। इसके बाद LM सिंघवी कमेटी उनकी प्रेरणा पे राजीव गांधी ने बनाई, LM सिंघवी कमेटी, और लागू फिर ये कांग्रेस सरकार ने किया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और मैं रोशनी डाल दूं, जब बैठे ही है तो जान ले चीजों को। जिस समय 1992 में संशोधन हो चुका था, 73वां संशोधन, और इधर गेट प्रस्ताव लागू हुए, तो गेट प्रस्ताव के तहत ये बात आई कि जो हमने 73वां संशोधन किया है ये तो बेमानी हो जाता है। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स यहाँ लागू हो जाएंगे तो यहाँ तो किसान को भाव ही नहीं मिलेगा, किसान को का फायदा हो ही नहीं सकता। तो तब 1996 में दोबारा से एक कानून आया, SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एक बनाया गया, और SFAC के तहत FPC, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का आज ढोल पीटा जा रहा है, ये 1996 का प्रावधान है। इसमें यह किया गया था कि किसान अपनी प्रोडक्ट को लेकर के और वो फॉरवर्ड लिंकेज करेगा, यानी अपनी प्रोडक्ट को लेकर के प्रोसेसिंग करेगा, उसको पैकिंग करेगा डब्बे में, उसको स्टोर करेगा और सीधा लेके कंज्यूमर के पास जाएगा। उसको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी उस समय। ऐसे FPC के तहत, अगर FPC आप बना लेते हैं गांव में विधिवत, जो उसका नियम था, उस नियम के तहत, लेकिन वो इंतजार हमने उसका 2015 तक किया। 2015 तक सरकारों ने किसी को नहीं बताया कि FPC और SFAC क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए। युवा नौकरियों के लिए भटकते रहे, बिहार के युवा नौकरी करने के लिए पंजाब जाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि तुम अपने गांव में फॉरवर्ड लिंकेज करके FPC बना करके व्यापार कर सकते हो, ये नहीं बताया। 2015 में 2016 में एक कानून आता है, फिर जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार में किसी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जो व्यवस्था है, जो स्टेटस है, वो आपको बता रहा हूँ कि इस सरकार ने ये कहा कि भाई पूंजीपति जो है वो अगर फॉरवर्ड लिंकेज किसान नहीं कर रहा है तो पूंजीपति बैकवर्ड लिंकेज करे, यानी पूंजीपति जाए और वो खेती में हाथ बटाए अपना, जो हो रहा है, जो आप देख भी रहे हैं। 2016 में एक कानून बना था, एग्रीकल्चर लैंड लीज एक्ट, ये आपको मौजूद है अगर आप पढ़ना चाहेंगे। एग्रीकल्चर लैंड लीज एक्ट 2016 में बना है, 2016 में। उसके तहत ये अधिकार दिया गया था कंपनियों को कि वो किसानों की भूमि किराए पर लेकर के वहाँ खेती करवा सकती हैं, अपने हिसाब से चाहे तो खेती कर भी सकती हैं, करवा सकती हैं, दोनों सुविधाएं दी गई। लेकिन व्यापारी की हिम्मत नहीं हो कि गांव में जाए, यानी कंपनी की हिम्मत नहीं थी वो गांव में जाए खेती करे, तो उन्होंने कहा कि हमें और लिबर्टी दी जाए, तो तब बनता है 2018 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। एक एक चीज मैं
बिल्कुल उसमें ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। आप चाहें आप जाके अध्ययन कर सकते हैं इन चीज़ों का, कोई अलग से नहीं बताऊँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, इससे भी व्यापारी संतुष्ट नहीं हुआ, कंपनियां संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा अभी भी दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है कि हमें दिक्कत है कि भाई हमें विधिवत प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कहीं ये कानून हमारा किसी चीज़ का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें हमें दिक्कत आती है, दूसरी में आती है। तब ये 3 कानून सरकार ने बना के लिबर्टी दी कंपनियों को कि आप अब तो आराम से इसको कर सकते हैं, तो अब उनको मिला। अब तीसरी बात उन्होंने एक बात और कही, जब संविधान उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि संविधान में तो ऐसी व्यवस्था है कि कृषि जो है गांव का विषय है और दूसरे तमाम चीजें गांव का अधिकार है। तो तब ये लिबर्टी दी गई कि ठीक है इसमें भी हम व्यवस्था करते हैं। और अब आपके यानी इन 3 कानूनों के बाद भी मैं आपको बता दूं 55 से ज्यादा एक्ट आपके पास हुए हैं लोकसभा में, जिनके तहत आपके सारे अधिकार अब सेंटर के पास चले गए हैं। टोटली सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। इसके खिलाफ अगर आप लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं, जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार ये रहे, दूसरी कोई रहे, तीसरी रहे, हम कहना चाहते हैं जो आपके साथ अन्याय हुआ है, जो ग्राम सभा के 29 अधिकार छीन करके तमाम सेंटर ने अपने अंडर में लिए, हम लड़ाई उनकी लड़ना चाहते हैं। यही सरकार करे, दूसरी आवे, तीसरी आवे, कोई भी आवे, लेकिन हमारे अधिकार जो ग्राम सभा के अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए। और ये लड़ाई आपको लड़नी है। छपरौली ऐतिहासिक धरती है। आज जब मैंने आह्वान किया है तो आप लोग सिग्नेचर के जरिए, अपने परिचितों के जरिए जहां तक इस लड़ाई को लड़ सकते हैं आप लड़ाई लड़ें। किसी सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा दोहरा दूं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं, राज्यपाल को प्रेषित कर रहे हैं ज्ञापन, हम जो सरकारी मशीनरी प्रमुख सचिव हैं उनको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है आज की मीटिंग का। और ये शुरुआत तो हमारी बहुत पहले हो चुकी है। 26 जनवरी का हमने समय रखा है। 26 जनवरी को हम प्रेजेंटेशन देंगे सरकार को कि भाई हमारी ये व्यवस्था, तब तक के लिए हम 1 से 1.5 लाख सिग्नेचर ग्राम सभाओं के, ग्राम प्रधानों के इकट्ठे करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपके द्वारा जो जिलाध्यक्ष निर्वाचित होता है, आपके यहाँ 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ये 75 मुख्यमंत्री हैं, सारे के सारे 75 मुख्यमंत्री मिलकर एक मुख्यमंत्री बनता है। 29 विषयों में इतना अधिकार है कि एक जिले का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है, मिनी मुख्यमंत्री। डीएम जिलाध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होता है कि जो हमने आपको योजना बना के दी थी उसका आपने क्या किया। ये जिला अध्यक्ष को पूछना है, जो आपका जिला पंचायत अध्यक्ष है उसको डीएम से पूछना होता है। डीएम को मीटिंग में आना जरूरी होता है। यहाँ डीएम के सामने जिला अध्यक्ष खड़े होते हैं हाथ जोड़ करके, ये एक व्यवस्था खराब है, हम इसको बदलना चाहते हैं। सरकारी मशीनरी, कोई भी अधिकारी है कितना भी बड़ा, सचिव हो चाहे डीएम हो, कोई भी आईएएस आईपीएस हो, वो जनप्रतिनिधि का, ग्राम प्रधान का, ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का और फिर मुख्यमंत्री का और फिर प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होती है मशीनरी। ये व्यवस्था देश में बदली गई है, हमें इस व्यवस्था को दोबारा बदलना है। वही लाना है जो चौधरी चरण सिंह का सपना था, जो महात्मा गांधी का सपना था। उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे होकर के अभियान शुरू कर रहे हैं। ये अभियान आज भी 6 राज्यों में चल रहा है। इसी के साथ में कान्होर ग्राम पंचायत मैंने देखी है, वहाँ का एक प्रधान है अमित, इस समय से आप जुड़ा हो हमारे साथ में, अमित कुमार नाम है। मैं गया हूँ वो पंचायत मैंने देखी है। एक पंचवर्षीय योजना में 13.5 करोड़ के काम उसने कराए हैं। दुष्यंत चौटाला ने सबका उद्घाटन किया है इसी सरकार में। और वहाँ कितनी व्यवस्थाएं हैं, मैं तो कह रहा था अगर आप लोग तैयार हो तो मैं ले जाकर आपको दिखा सकता हूँ ग्राम प्रधानों को कि ग्राम प्रधान क्या करवा सकता है। आज भी, आज की व्यवस्था में भी आपके पास बहुत अधिकार है, बशर्ते कि आप लोग जागरूक हों और जागरूक होकर काम करें। बिना आपके जागरूक हुए ना तो देश विकास कर सकता, ना आपका क्षेत्र विकास कर सकता, ना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी विकास कर सकती। केवल वोट देना, सरकार बनाना ही सब कुछ नहीं होता है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। और वही काम, वही अभियान हम छेड़ के चल रहे हैं। शायद मेरी बातें आपको यहाँ आने के बाद अच्छी लगी होंगी। आपका समय बर्बाद जरूर हुआ है, लेकिन इसका कोई ना कोई लाभ देना चाहिए। 5 महीने हो गए किसी पर दाना जी, अपनी बात अगर कोई रखना चाहता है तो मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ। अरविंद चौधरी जी अगर हैं हमारे साथ मौजूद तो अरविंद चौधरी जी से मैं चाहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। इसके बाद मैं धर्मपाल सिंह जी को अपनी तरफ से इनवाइट करूँगा। वो अपनी जो मेहनत उनकी रही है वो आपको बताएंगे बीच में। आप बीच में अगर कोई आपका किसी का है तो प्लीज़ हैंड रेज करें अपनी तरफ से। वो अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करें प्लीज़। अरविंद चौधरी जी हैं क्या?
बिल्कुल वीरेश जी हूँ, पर मेरी है ना तबीयत सही नहीं है, तो आप अगले को दे दो, थोड़ी सी तबीयत नरम है। अरविंद चौधरी जी राजस्थान से हैं और हमारे बहुत जो है जो बड़े वैसे कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत ही लड़ाका इनको मैं कहूँगा, बहुत मेहनत करते हैं। इसके अलावा कोई है लाल सिंह जी, अगर उधर से कोई हो तो मैं मौका दूं, नहीं तो मैं धर्मपाल सिंह जी के विचार सुनवाना चाहूँगा। धर्मपाल सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं वो, और वो अपने विचार रखेंगे। इसके बाद मनीष भारती जी और हमारे एक मेहमान जो आए हुए हैं बाहर से, कर्नल जयवीर सिंह जी, इन तीनों को मैं बारी बारी से लेना चाहूँगा अपने माइक्रोफोन पे। आप शुरू बोलना शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम डीपी सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। खुला है चालू नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसकी जरूरत चलेगा। एक मिनट हाँ चलो शुरू करो, बोलो। नमस्कार, मेरा नाम डीपी सिंह है, उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बहुत सारे विचार मैंने आप लोगों के सुने। मैं जब 1982 का प्रधान हूँ, 1973 मैंने पूरी नमस्कार, मेरा नाम डीपी सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप सब लोगों की मैंने बातें सुनी और मैं भी कुछ थोड़ा अपना अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। 73वां संविधान संशोधन 1992 मैंने इसमें भी भूमिका निभाई थी, और जब प्रदेश का 1994 में विधि संशोधन बना तो भी मैंने इसमें भूमिका निभाई थी। नमस्कार, मेरा नाम डीपी सिंह है, मैं ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने आप लोगों की काफ़ी बातें ध्यान से सुनी है। मैं 73वां संविधान संशोधन 1992 जब हो रहा था उसमें भी मैंने भागीदारी की है। उसका नेतृत्व मणिशंकर अय्यर कर रहे थे। कई बैठकें, कई सम्मेलन, कई आयोजन हुए, उसमें मैं सक्रिय रूप से भागीदार रहा और कुछ चीज़ें उन्होंने हमारी नहीं मानी। फिर उसके बावजूद हमने कुछ बातें रखी प्रदेश सरकार के बाद, क्योंकि जो ये ढांचा बना था इसके तहत राज्य सरकारों को अपने अपने एक्ट बनाने थे। जो 20,000 से कम आबादी के थे वहाँ 2 टायर सिस्टम रखना था, जहाँ 20,000 से ज़्यादा आबादी के प्रदेश थे वहाँ 3 टायर सिस्टम रखना था। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, और 2 टायर सिस्टम में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। जब ये एक्ट बना तो इसमें प्रधान या सरपंच नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब भी नहीं है, समाप्त है, लेकिन कागजों में लिखा पढ़ा बोला जाता है। केवल अध्यक्ष कहा जाता है, जो इसकी सरकारी भाषा है या वैधानिक भाषा है, उसमें अध्यक्ष कहा जाता है। हमारे प्रदेश में कहीं सरपंच, कहीं अध्यक्ष, कहीं प्रधान बोले जाते हैं। वो ऐसी परंपरा भी चल रही है। लेकिन जब इसमें हमने कुछ सवाल उठाए थे, जैसे हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 विधि संशोधन 1954 में हुआ, तब उसमें कई खामियां थी। एक वार्ड का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो चक्रानुक्रम होगा तो फिर वो बदल जाएगा। मान लिया पंडितों की आबादी में शेड्यूल कास्ट उसका प्रतिनिधित्व करेगा तो आरक्षण की भावना तो पूरी नहीं हुई। आरक्षण मात्र इसलिए लागू किया जाता था कि जिनकी संख्या कम है उन लोगों को सत्ता में कैसे भागीदारी मिले, कैसे उन्हें शामिल किया जाए, तो इस तरह से पहले कोप्ट कर लिए करते थे। जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें एक वर्ग विशेष जो खासतौर से चमड़े का व्यवसाय करता था, काम करता था, उसे दक्षिण में बसाया जाता था और उसके लगभग 2, 3, 4 संख्या के गांव की जनसंख्या के हिसाब से उनके मेंबर जो कोप्ट कर लिए जाते थे, उनका प्रतिनिधित्व हो जाता था। अब अदर कास्ट में बैकवर्ड कास्ट में
स्वर्ण कास्ट में SC ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आरक्षण का अभिप्राय जो है, जो उद्देश्य है, वो भी पूरा नहीं हो रहा। महिलाओं को भी दिया गया आरक्षण। महिलाएं, क्योंकि मैं ये एक्ट लागू होने से पहले से प्रधान बना हूँ और इस पंचायती संस्था में काम कर रहा हूँ, तो जितनी इस आरक्षण से पहले महिलाएं सक्रिय थी, ये अलग बात है। चुनने के बाद तो इनकी संख्या हमारे यहाँ 40 के करीब हो जाती है, 33 से भी ऊपर बढ़ के। लेकिन जो भागीदारी रही है, जो आज की तारीख में भागीदारी है, वो नगण्य के है। एक आध प्रधान पूरे जिले में नहीं है। दूसरी बात, हमने इसकी खामी के लिए 5000 रिटें हाई कोर्ट में डलवाई थी, जिसमें 2 साल तक चुनाव भी बाधित रहे, चुनाव भी नहीं होने दिए थे। प्रदेश सरकार हार गई थी, हमारी बातें मानी गई थी, हमारे पक्ष में निर्णय हुआ था, लेकिन प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में 8-10 दिन लगातार सुनवाई होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उसमें भी कुछ राजनीतिक कारण या दबाव रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस हमारा राज्य सरकार को वापस कर दिया कि आप इन्हें सुनिए, इनके ग्रीवेंस सुनिए, इनकी जो बातें हैं वो हमारी समझ में आती है, इनमें सुधार होने की आवश्यकता है। तो केवल फॉर्मल वो केस वापस हो गया, सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार पर आ गया। राज्य सरकार ने अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हुए एक्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। वहाँ का भाई जैसे करते सही अपने बना के एक तरफ करा, बल्कि हम लोगों पर दबाव डाला गया, संबंधों के हिसाब से दबाव डाला गया, राजनीतिक दबाव भी डाला गया, मेरा एक्सीडेंट भी करवाया गया। तो हमने प्रयास तो बहुत किया। अब आगे की जो आज की जो व्यवस्था है, आज कोई व्यवस्था नहीं रखी। 29 अधिकार तो छोड़ो, एक अधिकार ढूंढा नहीं मिल रहा गांव पंचायतों को। सारी जमीनों पे जो LMC की जमीनें, गांव पंचायत की जमीनें हैं, उन पे 90% पे कब्जे हुए पड़े हैं। गांव पंचायत में कोई विकास कार्य हो, कोई भवन बनना हो या कोई बिल्डिंग बनानी हो, तो उसके लिए जमीन ढूंढे नहीं मिलती है। और समस्या ये है कि अगर ग्राम प्रधान उसकी शिकायत करता है, खाली कराने का अनुरोध करता है, तो उसके खिलाफ गांव में पार्टीबाजी तय कर दी जाती है। लेखपाल यही काम ज़्यादा करते हैं, अपने काम तो वो करते नहीं, और उल्टे सीधे आरोप लगा के प्रधानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5-6 प्रधानों को सस्पेंड कर दिया गया, और 5-6 के नोटिस अभी विचाराधीन है। जिन लोगों की हमने पैरवी की है, उनके सिलसिले में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि वो उल्टे सीधे दिए बिना देखे, चूँकि मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेट भी बहुत ज़्यादा जानकार कानून की नहीं है, वो बिला वजह नोटिस जारी कर दिया। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जब मैंने पूछवाया किस आधार पर आपने नोटिस जारी करा, जरा मुझे वो शिकायत दे दो, और जिस आधार पर ये शिकायत की है वो साक्ष्य मुझे उपलब्ध करा दो, तो जिला प्रशासन चुप लगा के बैठ गया। अब आगे वो यही नहीं बता रहा क्या करना है क्या नहीं करना। उसे तो जो करना होगा, प्रधान के खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास कर देगा, हमारा जवाब देने ना देने से कोई बनता नहीं है। 15 दिन को उन्होंने टाइम दिया था, 1.5 महीना निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं इस नोटिस का हुआ क्या। इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं। महिला लेखपाल काफ़ी महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी में महिलाएं हैं, वो उल्टी सीधी शिकायतें लगा देती है। प्रधान को अपना जान बचानी भारी हो जाती है, प्रधान की कोई सुनता नहीं है। लेखपाल इतनी बड़ी शक्ति है कि वो DM के बराबर, यानी DM का ट्रांसफर कराना मैं समझता हूँ एक बार आसान हो सकता है लेखपाल के बजाय, और लेखपाल से लेकर DM तक एक संगठित गिरोह की तरह काम करता है। चाहे 50 प्रधान शिकायत कर लें, लेकिन उस लेखपाल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी। उसके भी बहुत से कारण हैं। एक तो उनका मैनेजमेंट खराब ना हो जाए, या हड़ताल ना कर दे, दूसरे तमाम खर्चे ये चलाते हैं ऊपर के, प्रशासनिक खर्चे इन लोगों को मिलते नहीं हैं। अब जो प्रशिक्षण चलते हैं वो केवल प्रधान को बुला लेते हैं। प्रधान भी आधे से ज़्यादा रुचि लेते नहीं, बाहर घूमते रहते हैं, कोई बीड़ी पीता रहता है, कोई चाय पीता रहता है, तो फॉर्मेलिटी पूरी करिए चले आए। पंचायतें प्रधान, पहली बात तो सरकार ने समेट ली, पूरा जो विकेंद्रीकरण हुआ था उसका केंद्रीकरण कर दिया। जो बचे कुछ अधिकार रह गए वो प्रधानों ने अपनी जेब में डाल दिए, और प्रधान इतने अकलमंद हैं। अब मैंने क्या कहूँ, ये परिभाषा तो मेरी समझ में आती, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, कि दोगल प्रक्रिया बनी हुई है, जिसके लिए डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। वो डिजिटल सिग्नेचर 99% ग्राम प्रधानों से लेकर सेक्रेटरी ने अपने जेब में डाल रखे हैं, और वो एकल अकाउंट का संचालन कर रहे हैं। पैसा किसे दे दिया किसे नहीं दिया पता ही नहीं। वो हमारी या किसी भी पंचायत राज विशेषज्ञ की बात मानने को तैयार नहीं है। उनके सामने भी पंचायत सेक्रेटरी खुदा के बराबर है भी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो एक बार में पूरी नहीं की जा सकती।
मैं और 2-3 बातें बता देता हूँ। 70 साल तक ग्राम पंचायतों ने बड़ी आसानी से, बड़ा सुरक्षित ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड संभाल के रखा है। पर बड़ी अफसोस की और ताज्जुब की बात यह है कि 2017 में एक आदेश जारी कर दिया सचिव पंचायत राज ने। सचिव पंचायत राज चंचल तिवारी, इसने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी पंचायतों का। एक तो इसने पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान था वही समाप्त करा दिया। दूसरा कि ये पंचायतों का रिकॉर्ड जो है अब वो पंचायत सेक्रेटरियों के पास रहेगा। अब कहाँ वो रिकॉर्ड है कहाँ नहीं है, वो उसमें कुछ बचा नहीं बचा। मुझे कुर्सी, मेज, अलमारी और बहुत सारे सामान हैं, फावड़े हैं, तासले, बहुत सारा सामान गांव का होता है। तो क्या मैं उसे नया खरीदूं? वो कहाँ रखा? क्या तुमने उन्हें स्टोर रूम उपलब्ध करवाया? क्या तुमने उन्हें रिकॉर्ड रूम उपलब्ध कराया जैसे जिले पे जिलाधिकारी का होता है? हम कहीं कोई टैकल अगर लेने लगे तो कहाँ मांगने जाएं? सेक्रेटरी से सारे प्रधान जो मेरे टच में आते हैं वो कहते हैं साहब रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। मैंने लिख के पूछा तो मुझे बस केवल उसका 2017 का जो एक शासनादेश था उसका हवाला देते हुए कह दिया। मैंने कहा चलिए आप रखो भी, कहीं मुझे बता तो दो आखिर है कहाँ वो रिकॉर्ड। हम मतलब रिकॉर्ड का अधिकार तो दोनों की अभिरक्षा में होना चाहिए, प्रधान और सेक्रेटरी की अभिरक्षा में होना चाहिए। लेकिन आज उस रिकॉर्ड का पता नहीं, रिकॉर्ड की सूची तक नहीं देते। मेरे पिछली पंचायत का रिकॉर्ड अगली पंचायत को या सेक्रेटरी को अगर ट्रांसफर हुआ तो उसकी सूची दे दो, वो तक नहीं मिलती है। LMC का रिकॉर्ड है 70 साल का, अब तक वो कहाँ है कोई पता नहीं चलता। कोई पिछली कार्रवाई पढ़ के नहीं सुनाता, कार्रवाई अब से शुरू करते हैं। क्योंकि 4-5 महीने से प्रधान खाली बैठे हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी मान लेते हैं। जैसे काम हो रहा है वो भी इसी में शुरू हो जाते हैं, कर लेते हैं। अब रही दूसरी बात, पहले जवाहर रोजगार योजना आरंभ हुई, उसका खामियाजा गांव पंचायतों को ये भुगतना पड़ा कि शुरुआत हुई नरसिम्हा राव की सरकार से और श्रमदान की भावना समाप्त हो गई। शुरू में हमें 1 रुपया मिलता था, हम 1.5 रुपये का काम करते थे, कार्यदायी संस्था खुद होते थे, कुछ श्रमदान कराते थे। आज जो 1 रुपया मिलता है उसमें 35 से 40 पैसे से ज़्यादा नहीं लगे। पहले गांव पंचायतें टैक्स नहीं देती थी, अब गांव पंचायतों को 12% GST देना पड़ता है और सारा काम ठेकेदार से हो रहा है। 10% ठेकेदार का लाभ या इनकम मान के सरकार भी ये मानती है कि 10% इसे बचा तो 2% इनकम टैक्स काट लेती है। 35% तक जाता है इसमें कमीशन। और यहाँ एकमात्र पंचायतों में ऐसा विद्वान व्यक्ति है वो हर चीज का एस्टिमेट बनाएगा, हर चीज पे वही सिग्नेचर करेगा, पेमेंट पे भी वही सिग्नेचर करेगा। उसके ऊपर ना कोई AE है ना कोई एक्शन है। उसने एस्टिमेट ठीक बनाया नहीं बनाया कि उसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं, उसका अलग 4-5% कमीशन होता है। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जिन चीज़ों का बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है, जो आम काम होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कामों को छोड़ के, मान लिया पंचायत घर बनना तो चलिए उसका एस्टिमेट होना चाहिए, कुछ इस तरह की बिल्डिंग बननी है उसका एस्टिमेट होना चाहिए। एक साधारण नाली खरीदने के एस्टिमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सब प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया, सुझाव दिए, बताया, व्यक्तिगत मिला हूँ जाके, उनसे कहा मैंने कि एक मॉडल आप एस्टिमेट दे दीजिए और आधी व्यवस्था आप अपने आप चलाइए, आधी व्यवस्था हमारे हिसाब से चलने दीजिए, जो उनसे बढ़िया लगे और जो अच्छा काम करे मानक नाप लीजिए, बाद में उस व्यवस्था को आगे लागू कर दें। लेकिन सरकार इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं। जब ये शुरू में राजीव गांधी की सरकार में सर्वे कराया गया था कि जो पैसा ऊपर से चलता है वो नीचे आते आते तक 1 रुपये में से 15 रुपये रह जाता है, 15%, 85% पैसा खत्म हो जाता है। वही व्यवस्था अब लागू हो गई है। पैसा भले अब गांव पंचायतों में सीधा आने लगा हो, लेकिन अब यहाँ से वापस ऊपर को जा रहा है। तो नौकरशाही पूरी इस पर कब्जा कर चुकी है। पंचायतें नाम मात्र की रहेगी, इन्हें समाप्त कर दे तब भी कोई बात नहीं। इसी मॉडल को ये लाना भी चाहते हैं, इसी मॉडल को लाना चाहते हैं। टाउन एरिया में नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, इनमें वही व्यवस्था चल रही है, उसे ये गांव में लागू करना चाहते हैं। और ऊपर से एक नया आदेश और इन्होंने कहा कि गांव पंचायतें अपने संसाधन खुद उपलब्ध कराएं, यानी अपने संसाधन पैदा करें जिनसे उनकी आय बढ़े। हो सकता है अगले टर्म में जाके गांव पंचायतों को पैसा ही देना बंद कर दे सरकार, केवल लड़ाई झगड़े के लिए और वैमनस्यता के लिए और प्रजातंत्र की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पंचायतें बनी रहें। आज इनका महत्व टोटल समाप्त हो चुका है।
इस पर बड़े गंभीरता से विचार करना। कागज कलम अलग चीज होती है, संविधान अलग है, लागू होकर उसको धरातल पर क्या काम कर रहा है देखने की बात यह है। आज इन पंचायतों को समाप्त कर दो या बनाए रखो, बात एक ही है। जो बढ़िया से बढ़िया ईमानदार प्रधान है वो केवल अपना हिस्सा नहीं लेने का है, वरना वो भी शरीक हो जाता है। जहाँ 50 आदमी चोरी कर रहे हो अकेला खड़ा तो बुरा लगता है ना, तो इसमें भी बहुत थोड़े से प्रधान है ईमानदार। और जो प्रशिक्षण होते हैं केवल एक प्रधान को दे देते हैं। जब तक पूरे गांव का प्रशिक्षण नहीं होगा, पूरा गांव पंचायती राज व्यवस्था से जानकार नहीं होगा, वो नहीं सीखेगा, तब तक पंचायत राज व्यवस्था अपने मूल रूप से लागू नहीं हो सकती। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि सभी को अच्छा लगा होगा संबोधन धर्मपाल सिंह जी का। ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये संविधान संशोधन समिति में भी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है, तो इनके जो शब्द हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती रहे होंगे। लाल सिंह जी, ऐसा मैं समझता हूँ। हनुमान राम जी शायद आए नहीं हैं दोबारा से। मैं 2 और संबोधन आपके सामने दिलवाना चाहूँगा, अगर आप उकता नहीं रहे हैं तो मैं अभी मनीष भारती जी, ये भी गांव और समाज के लिए बहुत जमीन पर संघर्ष करते हैं। इनको मैं मैं अभी बुला रहा हूं मनीष भारती जी को। ये संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में इनके अनुभव हैं, उसके बारे में रोशनी डालेंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो 2 अक्टूबर का दिन है, ये 2 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसकी महानता आज पूरा विश्व मानता है। महात्मा गांधी, इस देश में एक एक व्यक्ति जो बसता है उसके बारे में अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा गंभीर चिंतन किसी एक व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम महात्मा गांधी था। स्वराज की अवधारणा क्या कहते थे महात्मा गांधी? हम आज इस देश में जब प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो वो गिनती शुरू होती है देश के राष्ट्रपति से, लेकिन जब हम अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं तो उसकी जो पंक्ति है वो पंक्ति है जो हमारे गांव में हमारी जो सबसे नीचे वाली लोकतांत्रिक इकाई है उसके जो लोग हैं वो लोकतंत्र की या एक समाज की या भारत की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं। और ये सच कहा जाता है कि जो भारत की अगर तरक्की करनी है, अगर भारत के समाज को आपको आगे लेके जाना है, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, तो सबसे पहले विश्व गुरु या गुरु की जो परिभाषा है उसमें इस भारत का अंतिम व्यक्ति आना चाहिए। वो ना सिर्फ शैक्षिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो हर तरीके से सशक्त होना चाहिए। और इसी के लिए जो ये ग्राम प्रधान और जो ये ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है, इसको सोचा गया, इसको लाया गया। लेकिन क्या गांव के लोग सजग हैं? ये एक बड़ा सवाल है। 70 साल की आजादी के बाद भी क्या हमारे देश के जो ग्राम समाज के लोग हैं, क्या वो अपने अधिकारों के लिए सजग हैं? नहीं। क्या देश के जो प्रधान चुने जाते हैं, जो मेंबर्स पंचायत के चुने जाते हैं, क्या वो सजग हैं? नहीं। और आखिर क्यों नहीं है? इसका एक ही सवाल का सिर्फ एक ही उत्तर है कि इसके ऊपर कभी गंभीर काम किया ही नहीं गया। लोहिया जी अक्सर ये कहा करते थे कि जो ग्राम समाज है यही से क्रांति धारा बहेगी। गांधी भी यही कहते थे, आजकल के बहुत सारे नेता भी कह देते हैं, लेकिन सही मायने में गांव समाज के जो आम व्यक्ति है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको कभी भी इसके लिए ना तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चले हैं, ना कोई शिक्षा दी गई है। यहां तक कि जो हमारी प्राइमरी और जो दूसरी शिक्षा है उसमें भी ये नहीं बताया जाता है कि एक आम आदमी जो गांव समाज में रहता है उसका आखिरकार अधिकार क्या है, पंचायत में उसका रोल क्या है।
तो हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और क्या नतीजा उसका निकलता है उसे अगर हम गौर से देखें तो इस देश में लगातार चुनाव होते थे, दीवारें रंगी जाती थी, लाउड स्पीकर सारी सारी रात बजते थे, लेकिन एक आदमी आया टीएन सेशन, चुनाव आयोग तो उससे पहले भी आते थे, लेकिन उसे यह पता था कि उसके अधिकार क्या है और उसने अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करके पूरे देश को यह बता दिया कि चुनाव कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या चुनाव जो तरीके होंगे उसे कैसे माना जाएगा और पक्ष और विपक्ष के सभी पार्टियों के ऊपर वो लागू हो गए। थोड़ी बहुत बेईमानी आज भी चलती है, मैं ये नहीं कहता कि कोई पारदर्शिता बहुत बड़ी आ गई है, लेकिन टीएन सेशन से पहले की परिस्थिति आज नहीं है। आज 24 घंटे लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं, आज हमारे घरों के ऊपर पोस्टर बैनर नहीं लगते हैं। तो ये अधिकार को जानना और अधिकार का इस्तेमाल करने का जो कारण होता है उससे एक परिवर्तन आप ला सकते हैं समाज में। आज जो गांव पंचायत है उसमें हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उन्हें वाकई में अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। ग्राम प्रधान एक इकाई के तौर पर काम ही नहीं कर रहा है, वो सेक्रेटरी की तरफ देखता है कि वो बताएगा कि क्या योजना आ रही है, वो लेखपाल की तरफ देखता है और पूरी तरह से उनके हाथ की कठपुतली बन के रहता है। गांव का आम आदमी क्योंकि उसे लगता है कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, तो वो सिर्फ अपने प्रधान से इतनी बात की गाली गलौज कर सकता है, मान मुनव्वत कर सकता है कि मेरे घर के आगे खड़ंजा ऊंचा लगेगा या नीचा लगेगा, टाइल लगेगी या ईंट का लगेगा, लेकिन जो उसके बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार हैं क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है, ना प्रधान को मालूम है, ना उस गांव में रहने वाले आम नागरिक को मालूम है। नतीजा यह है कि जो सरकार की मनमानी है और सरकारी जो लोग हैं उनकी जो मनमानी है उससे आज हम ग्राम समाज के लोग पूरी तरह से कठपुतली बन के रह गए हैं। हम अपने अधिकारों को जान नहीं रहे हैं। वीरेश तरार जी और आप लोगों का जो ये एक प्रयास है निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ है और यही वो प्रयास है जिससे हम एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमारे ही अपने गांव के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए, छोड़िए किस पार्टी की सरकार है, मेरा अधिकार किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, मेरा अधिकार मुझे संविधान से दिया गया है और संविधान किसी का मोहताज नहीं है। ये देश की अगर एकमात्र अगर कोई पहचान है वो तो संविधान है। एक आदमी आतंकवादी हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं इस देश के संविधान में यकीन नहीं करता, मेरा अपना संविधान है। तो संविधान का विरोध करना ही राष्ट्रद्रोह है। और आज जब हम संविधान की जानकारी नहीं रख रहे हैं, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने संविधान के प्रति, देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी राष्ट्रभक्ति है, हम उसे भी नहीं निभा रहे। अगर राष्ट्रभक्त होना है तो अपने अधिकारों के बारे में जानो, उनके बारे में सजग हो और जो हमारे अधिकार छीने, चाहे वो कोई सरकारी आदमी है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल है, उसके खिलाफ खुल के विरोध करो। यही सच्चा स्वराज है और इसी कड़ी को मेरे ख्याल से वीरेश भाई और आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपने जिस तरीके से संक्षेप में बताया है और पूरा एक हमारा मिशन जो है उस मिशन को जिस प्रकार से परिभाषित किया है, हम धन्यवाद देते हैं आपको। और जो आगे भी हमें सहयोग आपका मिलता रहेगा और जो सुन रहे हैं हमें उन सभी का सहयोग मिलेगा, चूँकि हम अपना मिशन स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी लड़ाई एकमात्र संविधान के लिए है। संविधान लागू हो, संविधान की बात हो। अब मैं संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुला रहा हूं। जयवीर सिंह जी कर्नल हैं, तो मैं इनको बुला रहा हूं। ठीक है, जी आप सभी को नमस्कार। मुझे पहले तो आप सभी को मुझे बधाई देना चाहूँगा कि जिस मुहिम में आप लगे हुए हैं ये बहुत ही पवित्र काम है। क्यों कि
जिसे तरार साहब ने बोला भी था कि इस देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। सुबह में एक ट्वीट करा था, अभी मुझे ध्यान नहीं है क्या था, लेकिन है क्या, ये है, मैंने बोला उसमें कि ये है पॉलिटिको बाबू पुलिस नेक्सस का मतलब जो ये राजनीतिक लोग हैं, जो बाबू हैं, ये सब ऐसे मिलके इस देश को, मुझे कोई शक नहीं है, मिलके तबीयत से बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं पूरे देश के। और किसको बनाते हैं? गांव के भोले वाले किसान को। और कौन बनाता है? जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि देश बसता कहाँ पे है? ये देश बसता है गांव में। और जो अभी मनीष भारती जी ने बोला था, अगर हम गांव वाले अपने अधिकारों को जान जाएं, अपने अधिकारों को समझ जाएं, तो कोई ताकत नहीं इस दुनिया की कि आपको कोई बेवकूफ़ बना दे। जो भी आपके गांव में विकास का कार्य होना है वो ना होने दे। जो पंचायती राज का जो जिक्र आज हो रहा है और आप लोग काफ़ी समय से लगे हुए हैं, जो भी संविधान में संशोधन हुए, असली बात यह है कि क्या ये सही रूप में फलीभूत गांव-गांव हुए नहीं हुए। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और मैं जो मेरे पास में जय किसान आंदोलन की जिम्मेवारी है, मैं भी देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, जहाँ पे भी है, हाल हर जगह एक जैसा ही है। वो किस लिए है कि मुझे भी जानकारी है कि एक तो हैं ग्राम प्रधान जिसके थ्रू विकास का कार्य होता है, और उसके साथ में एक लगा रखा है एक सेक्रेटरी, मेरे ख्याल से सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। वो सारा का सारा इतना शातिर काम है ये, चाहे ये ग्राम लेवल पे हो, चाहे ये आपका ब्लॉक लेवल पे हो, या जिला लेवल हो, स्टेट का हो या देश का। वो हमारी ना जानकारी होने की वजह से, हमारे अधिकारों की, हम संविधान को नहीं समझते। ये हमारे नौकर हैं, जो आपके जो प्रतिनिधि आपने चुन के भेजे हैं, और जो जनता है असलियत में राजा वो है, जो पब्लिक है वो है राजा। और जो ये जितने भी ये नौकर शाह घूम रहे हैं, लेकिन ये राजा बने हुए हैं, उल्टा हो रखा है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। ये लड़ाई, जो संघर्ष है, ये हम सब ने मिलकर करना होगा, जन जागरण करना होगा। हम जन जागरण में लगे हुए हैं। मैं और समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे अभी दूसरी वेबिनार में भी जाना है, मीटिंग में। मैं सिर्फ इतना आपको भरोसा दे सकता हूँ कि जो भी हमारा संगठन जय किसान आंदोलन, क्योंकि हम अभी कोई 13 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम सहयोग कर सकते हैं इस मुहिम का, हम उसमें सहयोग करने का कमिटमेंट देते हैं। और जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तरार साहब, हम आपके साथ खड़े होंगे। और आपका जो ये कार्य है बहुत ही शुभ है। ये जो शुभ को सच में तब्दील करने का जो स्वराज का सपना है, वो हमारा भी सपना है, ये देश का सपना है। गांधी जी का जो सपना है, जिसको आज चूर चूर करके छोड़ दिया है, उसको हमने सबने मिलकर संभालना है। और ये देखना है कि गांव और जो भी इलाके हैं वो अच्छी तरह से उनका डेवलपमेंट हो, और जो पैसा पूरा सरकार भेजती है वो सारा का सारा गांव के विकास में लगे। ये मैं उम्मीद के साथ भरोसा दूंगा कि हम जो भी हम अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल जयवीर सिंह जी का। और मैं इसी के जरिए ये कहना चाहूँगा कि जितने भी संगठन अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने जब भी संबोधन अपना दें कहीं, तो उसमें ग्राम पंचायत वाले जो 73वां संशोधन है और जो ये अधिकारों का हनन है ग्राम सभाओं का, ग्राम पंचायतों का, इसका उल्लेख अवश्य करें। तो इससे जागृति ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं लाल सिंह जी? हाँ वीरेश जी, मैं बहुत ही विद्वान लोग लाए आप। लाल सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा बात करना जी, मैं बोलूं? जी लाल सिंह जी, आप बताइए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। बहुत ही सार्थक और बहुत ही शानदार उद्बोधन रहा। लाल सिंह जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ बाई चांस। ऑन कर दिए। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। लाल सिंह जी, आप बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या वजह है पता नहीं। वीरेश जी सुनिए, वो लोग बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और मैं थोड़ा बड़ा प्रभावित भी हुआ। मैं बात करना चाहता हूँ। वीरेश जी, मेरी बात आ रही है आपको? जी लाल सिंह जी, बोलो कुछ आवाज। मेरी आवाज आई आपको? आप इसे बंद, माइक को बंद कर दो जब आएगी। आप बताओ, अब आ रही है। आप माइक बंद कर दो जब आएगी। नहीं, आप बोलो, अब आ रही है आवाज आपकी, बोलो अब। अच्छा, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बहुत ही शानदार उद्बोधन रहा। जी जी। देश का ऐसा खाका मिला मुझे, और उसमें भी उत्तर प्रदेश का। ये लग रहा है कि आशा कुछ रही नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, भारी निराशा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक छोटी सी, मैं इसमें दो पंक्तियां बोलूंगा